तो अब ध्यान से सुनना, मुझे यहाँ पर क्या बताना है। देखो अभी तक हमने क्या किया, हमने डी ब्रोगली इक्वेशन पढ़ी, ध्यान से सुनना, ठीक है। डी ब्रोगली इक्वेशन पढ़ ली, ठीक है। उसके बाद हमने हीजनबर्ग पढ़ लिया, ठीक है, हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी पढ़ लिया, ठीक है। तो अब ध्यान दो, इन दोनों में एक रिलेशन होता है, ठीक है, जिस रिलेशन पर बेस्ड कई बार क्वेश्चन आ जाता है। डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, हमें वो फॉर्मूला ही यूज करना है, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं है, उसकी डेरिवेशन भी है लेकिन जरूरत नहीं है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है, इसलिए मैं उसकी डेरिवेशन पे नहीं जाऊंगा, ठीक है। वरना हम बाकी हर चीज की डेरिवेशन करते हैं, कुछ हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से इसकी डेरिवेशन पर नहीं जाएंगे, ठीक है। इस पर अगर क्वेश्चन आता है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, तो रिलेशन क्या है, डेल्टा एक्स डो डेल्टा लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बाय 4 पाई। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रिलेशन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनता है इस पर, उसको बहुत इजीली तुम कर सकते हो और स्कोर कर सकते हो। जहां पर डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा लैम्डा क्या है, अनसर्टेनिटी इन डी ब्रोगली वेवलेंथ। बोलो इतनी बात समझ गए, ठीक है। इसको एक क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखा देता हूँ, ध्यान से सुनना, सिंपल सा क्वेश्चन आता है इस पर। मेरा क्वेश्चन क्या गिवन है, एक मेरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है जिसको मैंने एक्सेलरेट किया, ठीक है, उसके पीछे मैंने कुत्ता पढ़वा दिया एक तरह से, ठीक है। एक्सेलरेट मतलब कि वोल्टेज लगाई, इनडायरेक्टली कुत्ता पढ़वा दिया, ठीक है। तो वो भागेगा, ठीक है, जब वो भागेगा, ठीक है, अब उसने क्या बोला, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अगर मुझे डेल्टा एक्स गिवन है, अनसर्टेनिटी इन डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है, ठीक है। बहुत सिंपल चीज है, ध्यान से सुनना, मुझे रिलेशन पता है, उन्होंने मेरे से अनसर्टेनिटी नहीं ये पूछा है, तो मतलब मुझे ये निकालना है, ये गिवन है, ये मुझे कांस्टेंट है पता होते हैं, ठीक है, लेकिन जो लैम्डा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इनडायरेक्टली एग्जामिनर ने मुझे वोल्टेज दे दिया। अगर उसने वोल्टेज दे दिया तो याद करो डी ब्रोगली का मैंने ये रिलेशन लिखवाया था, ठीक है, वहां से हम लैम्डा निकाल सकते हैं, फिर लैम्डा को यहाँ पर पुट करेंगे, जब लैम्डा को पुट करेंगे तो मेरा ये भी वैल्यू आ गई, ये भी आ गई, ये तो पता ही है यहाँ से, मतलब ये वाली वैल्यू आ गई, सॉरी, ये निकाल लेंगे। बोलो इतनी बात सबको क्लियर है, इतनी बात क्लियर है सबको, बोलो हाँ या ना, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं लैम्डा की वैल्यू निकाल लूंगा, क्या आ जाएगी, 5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। बस अब यहाँ पर 5 एंगस्ट्रॉम है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना मीटर में पुट करना, क्योंकि हम सारे एसआई यूनिट्स में अगर यूज कर रहे हैं तो, ठीक है। तो अगर इसको मीटर में पुट कर दो, ठीक है, ये मेरा मीटर में आएगा, ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, इसको भी मीटर में पुट कर दो, तो सारी अगर मीटर में पुट करोगे तो तुम्हारा आंसर जो लैम्डा का आएगा वो मीटर में आएगा, एंड में चाहे एंगस्ट्रॉम में उसको वापस कन्वर्ट कर लो। बोलो समझ गए सब, ठीक है। जो बच्चे नए अभी आए हैं ध्यान से सुन लो, मेरा एक रिलेशन है जो मेरा अनसर्टेनिटी इन लैम्डा बताता है और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन का एक रिलेशन बताता है, वो ये है, ठीक है। उसको बस यूज करके हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो इस क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन था, ये गिवन था, ये नहीं गिवन था, ये गिवन था, ये निकालना था। तो ये निकालने के लिए मैंने वोल्टेज की हेल्प ली और ये वाला रिलेशन यूज कर दिया, वहां से यहाँ से लैम्डा निकालना, फिर वापस पुट कर दिया, ठीक है। जो भी आया वो भी समझ गए, बोलो सब समझ गए, जो भी आए हैं, आगे बढ़े, ठीक है, बढ़ा जाए आगे, बोलो फटाफट, ठीक है। अब बात आती है कि बोहर का मॉडल फेल क्यों हो गया, ठीक है, सबको पता ही है, ठीक है। बोहर का मॉडल फेल क्यों हो गया, बोहर ने क्या बोला कि वो फिक्स सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, ठीक है, वो फिक्स सर्कुलर पाथ में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। तो बोहर के अकॉर्डिंग क्या था, मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहा है, और तुम्हें अच्छे से पता है हमने बोहर की हेल्प से उसकी रेडियस भी निकाल ली थी और उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी निकाली थी, निकाली थी नहीं निकाली थी, बोलो हाँ या ना, बोलो। हमने रेडियस और वेलोसिटी बोहर के मॉडल में निकाली थी नहीं निकाली थी, ठीक है, और हमने एग्जैक्ट वैल्यू निकाली थी, ठीक है, फॉर्मूला यूज करके एग्जैक्ट वैल्यू आई थी नहीं आई थी, आई थी। लेकिन तुम्हें अच्छे से पता है हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है, वो कहता है कि मैं एक टाइम पर ये दोनों चीजें नहीं निकाल सकता, बोलो हाँ या ना, एक टाइम पर मैं दोनों चीजें नहीं निकाल सकता। तो अगर मैं एक टाइम पर दोनों नहीं निकाल सकता, इसका मतलब क्या हो गया, बोहर के मॉडल में कुछ गलती थी। वो गलती क्या थी कि मैं इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बता सकता हूँ बस, क्यों यहाँ हो सकता है, होगा नहीं होगा ये नहीं बता सकता। जैसे अब तुम कोचिंग पे जाओगे तो तुम प्रोबेबिलिटी बता सकते हो ये टीचर वहां मिल सकता है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं बोल सकते वहां मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन का भी वही खेल है, क्या खेल है, इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ बोल सकता हूँ यहाँ पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन कितनी है वो नहीं बता सकता, होगा नहीं होगा ये भी 100% नहीं बता सकता, लेकिन बस प्रोबेबिलिटी की बात कर सकता हूँ। बोलो समझ गए, बोलो, बोलो समझ गए, बोलो। उसके बाद क्या आता है, सोमरफेल्ड मॉडल है, ठीक है, सिंपल सा मॉडल है, हमारे सिलेबस में इतना डिटेल में कुछ भी नहीं है। इसने पता क्या किया था,
उसने बोहर के मॉडल को एक्सटेंड कर दिया। बस उसने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन जो है ना वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं कर रहा, उसने क्या किया, एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करता है। समझ रहे हो, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करता है। बोहर ने क्या बोला था, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। बोलो इतनी बात समझ गए, बोलो। तो जिसकी वजह से जब उन्हें एलिप्टिकल बोला ना, एलिप्टिकल, जिसकी वजह से ना वो ना फाइन लाइंस को एक्सप्लेन कर पाया। समझ रहे हो, अगर पूछ ले सोमरफेल्ड मॉडल का फायदा क्या हुआ, फायदा ये था, बोहर का मॉडल की ड्रॉबैक थी ना, फाइन लाइन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। मतलब कि बोहर का मॉडल बता नहीं पा रहा था, जो लाइन है वो छोटी छोटी लाइनों से बनी हुई, इतनी इतनी सी, ठीक है, मतलब वो क्लब होके एक लाइन बनाती है जो हम देखते हैं, लेकिन उनके अंदर और लाइंस, बारीक बारीक लाइंस और होती हैं, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। वो सोमरफेल्ड का मॉडल एक्सप्लेन कर पाया था। कैसे कर पाया था उसकी डिटेल में नहीं जाना, हमारे सिलेबस में सोमरफेल्ड का मॉडल इतना नहीं है, ठीक है। तो जितना हमारे लिए जरूरी है उतना ही सीखेंगे, वरना इसमें थोड़ा सा ज्यादा ही मैथमेटिकल चीजें आ जाती है, तो उसके बारे में हमें इतना नहीं पढ़ना। बोलो समझ गए, बोलो समझ गए, ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब बात आती है क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, अब बात आती है क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना। अब मेरी बात सबसे पहले क्या आती है कि क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, बहुत सिंपल चीज है, पहले हमें पता होना चाहिए हम क्वांटम मैकेनिक्स को लेके क्यों है। ठीक है, देखो क्लासिकल मैकेनिक्स, देखो मैं चल रहा हूँ, ठीक है, याद करो हम फिजिक्स में जो पढ़ते हैं, कोई पूछना चाहे क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है, जो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को फॉलो करते हो क्लासिकल मैकेनिक्स है। ठीक है, अब मान लो मैं चल रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ चल रहा हूँ, ठीक है, तो तुम्हें अच्छे से पता है फिजिक्स में हम जो चीजें पढ़ते हैं हम डायरेक्ट यहाँ पर क्लासिकल मैकेनिक्स यूज करते हैं, सबको आइडिया है, हम न्यूटन के लॉज ही तो निकाल लगाते हैं कि फोर्स कितना लग रहा है, ये फलाना ढिमकाना, ये सब करते हैं, बोलो हाँ या ना, ये करते हैं, बोलो, यही करते हैं हम। मैक्रोस्कोपिक बॉडीज, इनडायरेक्टली मैं क्या बोलूं, हम जनरली मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक बॉडीज फिजिक्स में, तभी हम वहां पर क्वांटम, हम क्लासिकल मैकेनिक्स यूज कर पाते हैं। ठीक है, जो तुम पढ़ते हो, ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, और तुम्हें पता है कि जो मेरी मैक्रोस्कोपिक बॉडीज होती है उनकी जो वेवलेंथ होती है वो नेग्लिजिबल होती है, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, उनकी जो वेवलेंथ होती है वो नेग्लिजिबल होती है। अभी हमने पढ़ा हुआ है कि हम हीजनबर्ग और डी ब्रोगली को इस पे लगा ही नहीं सकते, एप्लीकेबल ही नहीं हो पाता। ठीक है, तो होता क्या है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स चल जाती है, काम चल जाता है उससे, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात करते हैं तो तुम्हें अच्छे से पता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स का ड्यूअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी, सबको पता है। ठीक है, तो मुझे एक ब्रांच की जरूरत पड़ी, ठीक है, जो कि मेरा ड्यूअल नेचर वाले पार्टिकल्स के बारे में बता सके, तो इसी वजह से मैं किस पर पहुंचा, क्वांटम मैकेनिक्स पे। इतनी बात समझ गए, बोलो हाँ या ना, रीजन समझ आया क्वांटम मैकेनिक्स क्यों चाहिए। क्लासिकल मैकेनिक्स बस मैक्रोस्कोपिक की बात कर पाती है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक का नहीं बता पाती। ठीक है, क्यों नहीं बता पाती, क्योंकि उनका ड्यूअल नेचर होता है, ठीक है, पार्टिकल और वेव नेचर दोनों, और क्लासिकल मैकेनिक्स तो हम जनरली पार्टिकल नेचर पर यूज करते थे। ठीक है, तो इस वजह से हमें एक और ब्रांच की जरूरत पड़ी जिसको हम क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं। बोलो इतनी बात क्लियर है सबको, इतनी बात क्लियर है सबको, बोलो हाँ या ना। ठीक है, नीड की जरूरत पड़ता चल, क्योंकि जब तक नीड नहीं समझोगे समझ ही नहीं आएगा क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ क्यों रहे। ठीक है, अब देखो स्ट्रोडिंजर वेव इक्वेशन। ठीक है, स्ट्रोडिंजर वेव इक्वेशन बहुत सिंपल है, मतलब तुम्हारे लेवल पे तो कुछ भी नहीं है, बस तुम्हें उसको एक तरह से लगा लो कि जाते हैं ना कि हम किसी का रिश्ता तय करने गए तो बस देख के आ जाते हैं। ठीक है, रिश्ता करना है नहीं करना वो भाड़ में जाए, हमें बस उससे मिलके आना है। ठीक है, उससे बातचीत करेंगे और एंड में जो क्वांटम नंबर आएंगे वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें भी जो जो इंपॉर्टेंट बात है वो बता दूंगा, कोई डरेगा नहीं। ठीक है, स्ट्रोडिंजर इक्वेशन डरने वाली चीज नहीं है। देखो अब ध्यान से सुनना, ये जो इक्वेशन है ना, ये जो मैं पॉइंट्स बोलूंगा वो समझने हैं, रट्टे नहीं मारने, समझो, ताकि अगर कभी कंसेप्चुअल में कोई क्वेश्चन आ जाए तो वहां पर तुम रिलेट कर पाओ। ठीक है, मतलब ये पॉइंट्स को रट्टा मत मारना, ऐसा नहीं है कि याद करने हैं, बस समझने हैं। सबसे पहली बात है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, यहां से नाम से पता चल रहा है कि ये जो मेरा पार्टिकल है उसके वेव मोशन पर बेस्ड है। इतनी बात क्लियर है, हर पॉइंट पर यस नो जरूर बताना, इंपॉर्टेंट चीज है, तुम्हें मुश्किल लगती है इसलिए मैं हर एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलूंगा। मुझे ये बता दो कि ये वेव मोशन से एसोसिएटेड जो पार्टिकल है, ठीक है, उस पर बेस्ड है, वो तुम्हें नाम से पता चल रहा है, ठीक है, स्ट्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो वहां पर तो इतनी कुछ बड़ी बात है नहीं। ठीक है, समझ रहे हो, बोलो। ठीक है, अब होता क्या है, मेरा इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है, ठीक है, अभी तक हम 2D की बात कर रहे थे, 2D, ठीक है, लेकिन तुम्हें अच्छे से पता है हमारा जो होता है 3 डायमेंशनल स्पेस होता है। ठीक है, तो मेरा जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो स्पेस में मूव कर रहा है 3D में। ठीक है, तो
उसके लिए एक इक्वेशन दी गई जिसका नाम है स्ट्रोडिंजर वेव इक्वेशन। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, एक वेव अगर कोई भी वेव होती है उसकी इक्वेशन होती है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन की वेव है ना, उसको अगर हमें एक्सप्लेन करना है, इलेक्ट्रॉन के नेचर को एक्सप्लेन करना है, तो हम उसके अगर वेव नेचर को समझ जाए तो इलेक्ट्रॉन को समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक इक्वेशन चाहिए, इसका नाम है स्ट्रोडिंजर वेव इक्वेशन। बोलो इतनी बात क्लियर है, हाँ या ना? इतनी बात क्लियर है जो मैंने बोली? इतनी बात क्लियर है? ठीक है, स्ट्रोडिंजर वेव इक्वेशन को याद कैसे करना है? कुछ भी नहीं करना, सिंपल सी बात ध्यान रखना, साई मेरा एक फंक्शन होता है, कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे हम बोल नहीं देते y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ पर मेरा y क्या होता है? एक फंक्शन होता है। ठीक है, x भी मेरा फंक्शन है। ठीक है, तो मेरा जो y है, मतलब ये दोनों मेरे वेरिएबल्स है, और y डिपेंड किस पे कर रहा है? x पे। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर एक साई होता है, साई। ठीक है, साई बोलते हैं। ठीक है, वो मेरा क्या होता है? वो डिपेंड करता है कोऑर्डिनेट्स पे, एक्स वाई और जेड। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, तो हम उसके रिस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव लेते हैं उनका। ठीक है, एक एक्स के रिस्पेक्ट में, एक वाई के, एक जेड में, क्योंकि ये 3D स्पेस होता है, तो हम एक बार एक्स, एक बार वाई, एक बार जेड। अगर वो 1D स्पेस बोल दे तो फिर हम खाली एक्स वाला लेंगे, 2D बोल दे तो एक्स और वाई ले लेंगे, 3D बोले तो ही तीनों लेते हैं। ठीक है, तो हम जनरली 3D स्पेस की बात करते हैं तो तीनों लेंगे। ठीक है, फिर क्या? 8 पाई स्क्वायर m बाय एच स्क्वायर, ठीक है, इंटू ई माइनस वी इंटू साई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन तुम्हें याद हो जानी चाहिए। ठीक है, मतलब ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्ट कई बार पूछ लेता है एग्जाम में। ठीक है, एक बात को ध्यान रखना, एक बात का ध्यान रखना। ठीक है, अगर मैं h को h बाय, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर h क्रॉस लिखना चाहूँ, ठीक है, तो मेरा h जो होता है वो क्या होता है? h क्रॉस क्या होता है मेरा? h अपॉन 2 पाई होता है। बोलो हाँ या ना? यही होता है। तो बाकी छोड़ो, इस बात को छोड़ो, अभी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, मतलब हम इसको एच क्रॉस के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा, अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, जब जरूरत होगी मैं तब बताऊंगा, अभी इसको छोड़ते हैं। अभी पहले सिंपल बात करो, एक्स वाई जेड मेरे क्या कोऑर्डिनेट्स है, सबको पता है। साई मेरा क्या? वेव फंक्शन, जो मेरा एम्पलीट्यूड ऑफ वेव भी बताता है। ठीक है, वो मेरा एम्पलीट्यूड ऑफ वेव भी बताता है। ठीक है बेटा, इक्वेशन है जिसको तुम्हें याद ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन हर एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट याद ना हो, लेकिन तुम्हें हल्का बहुत आइडिया हो कि मेरा पहले साई का तीनों से डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, फिर 8 पाई स्क्वायर m बाय एस स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इक्वल टू 0। ई क्या? मेरी टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, वी क्या? पोटेंशियल एनर्जी, एम क्या? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एच क्या? प्लैंक्स कांस्टेंट। ये सारे मतलब तो तुम्हें पता होना चाहिए, ये सारी वैल्यूज है क्या क्या, ये तो तुम्हें पता ही है ना। ई टोटल एनर्जी होती है, वी पोटेंशियल होता है, वेलोसिटी या वॉल्यूम ना मान लेना। ठीक है, अभी तक हमने इनकी बात ही नहीं करते एटॉमिक में, ये पोटेंशियल है। ये मेरा साई वेव फंक्शन, एम मास, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का, ये एच प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, ये एक्स वाई जेड वेरिएबल्स मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं, और साई मेरा एक वेव फंक्शन है जो मेरा एम्पलीट्यूड ऑफ वेव भी डिफाइन करता है। ठीक है, ये तुम्हारा कई बार क्वेश्चन आ रखा है कि साई मेरा क्या बताता है, तो आंसर क्या? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव बताता है। ठीक है, बोलो इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? बस तुम्हें यहाँ पर इक्वेशन को याद रखना है, इतना कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ बहुत समझने वाली चीज है, ज्यादा तुम्हारे सिलेबस में नहीं होता कि तुम इसको इतना डिटेल में जाओ। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, हम इस इक्वेशन को ना, इस इक्वेशन को एक शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वो शॉर्ट फॉर्म मेरी क्या है? ध्यान से सुनना, एच, उसके ऊपर जब ये मैं साइन लगा देता हूँ, ये ऑपरेटर का साइन होता है। ठीक है, ऐसे कैप लगा देते हैं ना, कैप कैप बनाते हैं, वो ऑपरेटर होता है। ठीक है, एच ऑपरेटर, ठीक है, एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई। ठीक है, ये भी मेरी इक्वेशन स्ट्रोडिंजर इक्वेशन है, बस उसकी शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, ऑपरेटर तुम्हारे सिलेबस में नहीं होता, बस तुम इतना ध्यान रखो, इसको हम क्या बोलते हैं? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है, इतनी बात समझ रहे हो? मतलब हर बात को समझना है। ठीक है, या तो तुम अपने आप जब प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। बात समझ आ रही है? कुछ भी नहीं है, एक और इक्वेशन की शॉर्ट फॉर्म है, बस हमने उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। जहां पर एच के ऊपर ये कैप होते हैं ना, उसको ऑपरेटर बोलते हैं। एच ऑपरेटर क्या है? हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, इतना ध्यान रख लेना बस। ठीक है, इतनी बात समझिए। बोलो अब देखो, ऑपरेटर पता क्या होता है? ऑपरेटर का मतलब होता है फंक्शन। ठीक है, मान लो अगर मैं बोलता हूँ x इंटू वाई, तो यहाँ पर मैं कौन सा ऑपरेशन कर रहा हूँ? मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ ना, तो ये मेरा जो ऑपरेटर होता है ना, ये कुछ ऐसा चीज ही बताता होता है। ठीक है, मतलब कि एक फिक्स होता है। जैसे मेरा हो गया ना कोई भी ऑपरेटर, चलो ऑपरेटर के बारे में छोड़ो, वो ऐसे बेफालतू में कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, बस ध्यान रखो, जो मेरी ई की वैल्यू आएगी ना, ई की वैल्यू ध्यान से सुनना। ठीक है, जो ई की वैल्यू होती है उनकी फिक्स वैल्यू आएगी। ठीक है, मतलब कि कुछ फिक्स्ड वैल्यूज होगी। ठीक है, जो कोरस्पोंडिंग करेगी उसके वेव फंक्शन को, समझ रहे हो? द वैल्यू ऑफ ई रिप्रेजेंट्स क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी, मतलब कि ये नहीं है कोई भी एनर्जी हो सकती है, क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी होगी, जो कि एक इलेक्ट्रॉन एसोसिएट कर सकता है या इलेक्ट्रॉन पोजेस कर सकता है। ठीक है, और
जो कोरस्पोंडिंग वैल्यू होगी साई की, वही मेरा वेव फंक्शन होता है। बोलो इतनी बात समझ आ रही है? मतलब क्या है? मतलब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके बोलूं, हर एक इलेक्ट्रॉन की फिक्स एनर्जी होती है। फिक्स एनर्जी मतलब कुछ फिक्स वैल्यूज होंगी, ऐसा नहीं है कुछ भी वैल्यू आ जाएगी। क्वांटाइज का मतलब मैं तुम्हें बता चुका हूँ, फिक्स वैल्यूज होंगी कुछ, ठीक है। और उन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से एसोसिएटेड जो मेरा फंक्शन होगा, जो मेरा वेव का फंक्शन होगा, ठीक है, जो मेरा वेव का फंक्शन होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? वेव फंक्शन, ठीक है। समझ रहे हो इतनी बात? बोलो बोलो इतनी बात समझ रहे हो? बाकी ऐसा मत समझना कि ये सब कुछ याद करना है। दोबारा बोल रहा हूँ, जो याद करने वाली चीज होती है मैंने बता दी अभी तक, बस तुम्हें वो इक्वेशन याद रखनी है, ठीक है। बाकी बस मतलब समझ लो कि हम समझ आ रहे हैं। बाकी यार ये मत सोचना कि इसको याद कैसे करेंगे, मुश्किल सी चीज है, ठीक है। अब बात आती है कि जो वेव फंक्शन है, ये मेरा जो वेव फंक्शन साई होता है, ठीक है, साई, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? एक्चुअली में इसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है। ध्यान से सुनना, ये मीनिंगलेस है। साई का कोई वजूद ही नहीं है। साई बस एक वेव फंक्शन है जो एम्पलीट्यूड बताता है, समझ रहे हो? मतलब कि साई का कोई वजूद नहीं है, फिजिकल सिग्निफिकेंस कुछ है ही नहीं। फिर बात है हम इसको पढ़ते क्यों है? बात ये है कि अगर अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं ना, स्क्वायर, ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो इसका बहुत वजूद आ जाता है, समझ रहे हो? मतलब कि अकेला आ जाएगा, कोई वजूद नहीं। जब ये स्क्वायर होके आएगा, ठीक है, अपनी पावर डबल करके आएगा, तो इसका वजूद ही वजूद है। वो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये मुझे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी के बारे में बताते हैं, समझ रहे हो? मतलब कि अगर मुझे किसी का साई स्क्वायर पता है ना, तो मतलब मुझे उसके इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी पता है कि उस इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। बोलो इतनी बात समझिए, बोलो इतनी बात समझिए, ठीक है, क्योंकि बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, तभी हम क्वांटम नंबर समझ पाएंगे। इतनी बात समझिए, मतलब हमें साई स्क्वायर से ही मतलब होता है, वो मुझे क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। बोलो समझिए, ठीक है। अब एक बात आनी है, ठीक है, एक थोड़ा प्रैक्टिकल बात समझाता हूं तुम्हें, ठीक है। मान लो तुमने, ठीक है, मान लो तुमने एक हाइड्रोजन का एटम लिया, ठीक है, उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, बोलो हाँ या ना? एक हाइड्रोजन का एटम है, ठीक है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, बोलो हाँ या ना? तो बोहर के हिसाब से वैसा दिखना चाहिए था, इतना बता दो। ऐसा ही दिखता है। ये मेरी फर्स्ट शेल है, ये मेरा सेंटर में न्यूक्लियस है, ठीक है, मेरा न्यूक्लियस, और मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है। ऐसा ही होना चाहिए था, बोलो ऐसा होना चाहिए था। लेकिन लेकिन फिर तुम बन गए फोटोग्राफर, ठीक है, तुम्हारा मन किया मैं फोटोग्राफर बनता हूँ। तुमने एक बहुत ही हाई जूम वाला, ठीक है, जिसकी बहुत अच्छी पावर है, वो वाला एक कैमरा उठा लिया, ठीक है, कैमरा उठाया, ठीक है। तुमने सोचा आज मैं इलेक्ट्रॉन को देखता हूँ कहाँ बैठे हैं, ठीक है, तुम देखने गए। तो तुमने क्या चीज देखी? तुमने वो बर्स्ट शूट होता है ना, बर्स्ट शॉट, सबको याद होगा, अपने फोन में खींचते हैं ना बर्स्ट शॉट, कॉन्टिन्यूअस क्लिक्स होती रहती है, ठीक है। तो तुमने क्या सोचा? तुमने ये सोचा कि मैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन देखने के लिए, ना होता है ना कॉन्टिन्यूस फोटोज लेते रहो, तो मेरा क्या होता है, मैं मतलब एक पूरा एक वीडियो बना सकता हूँ मैं उसको यूज करके। बनाते हैं ना हम GIF बना लेते हैं, ठीक है, तो जिसकी हेल्प से हम फिर उसका एक छोटी छोटी वीडियोस बना लेते हैं, बहुत सारी इकट्ठे फोटोज लेते हैं और उनको एक वीडियो बना लेते हैं। तो हमने भी यही चीज की, ठीक है, हम फोटोग्राफर बन गए। हमने क्या किया, हाइड्रोजन एटम लिया, हाइड्रोजन एटम की फोटो खींचने चले। जब मैंने फोटो ली, ठीक है, पहले फिर जब मैंने उनको इकट्ठा किया, ठीक है, सारी फोटोज को देखा, पहले देखा नहीं, पहली फोटो मेरा इलेक्ट्रॉन नहीं आया, दूसरी में यहाँ, तीसरी में यहाँ, चौथी में यहाँ दिख रहा है, पांचवी में यहाँ, छठी में यहाँ, पांच छठी, ऐसे ऐसे मतलब मैंने लगा लो लाखों फोटोज ले ली, लाखों फोटो ऐसे फोटोज लेता जा रहा हूँ। और मेरा इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मतलब हर जगह, हर बार मेरे को इलेक्ट्रॉन अलग अलग जगह पे मिल रहा है, ठीक है। और जब मैंने लास्ट में सारी फोटोज को इकट्ठा कर दिया, सारी को एक दूसरे के ऊपर मर्ज कर दिया, समझ रहे हो, सारी फोटोज को इकट्ठा मर्ज कर दिया, तो मुझे कुछ ऐसा सा दिखा। कैसा सा दिखा? ऐसा सा, मतलब सेंटर पे तो न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके चारों तरफ ये जो डॉट्स है ना, ये मेरे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है। समझ पा रहे हो? मतलब कि एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो हर टाइम पर मुझे अलग अलग जगह पे मिल रहा है। बोलो इतनी बात समझ रहे हो? फील कर पा रहे हो? अब देखो, इसका मतलब मुझे इलेक्ट्रॉन इस एरिया में मिल रहा है, ठीक है, इस एरिया में मिल रहा है। अगर मैं ओवरऑल देखूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये मेरी बाउंड्री होगी उस एरिया की। तो अगर मैं उसको बाउंड्री को ऐसे मतलब कि अपना समझने के लिए, ऐसे बाउंड्री होती नहीं है, समझने के लिए मैं इसको अगर समझ लूं, तुम्हें कैसा मिल रहा है? स्फेरिकल मिल रहा है, बोलो ये मुझे स्फेरिकल मिल रहा है। तो मुझे क्या पता चला कि यही जो मेरा पूरा एरिया है, पूरी वॉल्यूम है, जहां पर मेरा इलेक्ट्रॉन मुझे मिल रहा है, ठीक है, यही मिल रहा है ना एक सर्कल में, स्फेरिक स्फीयर में, उसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल कुछ भी नहीं है, वो स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। और तुम देख रहे हो हाइड्रोजन एटम के केस में सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ है? एक स्फेरिकल ऑर्बिटल में। और याद करो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल ही होते हैं। बोलो रिलेट कर पा रहे हो? अभी आगे बताऊंगा, बाकी इतना तुम्हें पता ना स्फेरिकल होता है, इतना बेटा तुम्हें पता ही होगा। तो वहां से तुम्हें पता चला कि हम इस तभी तो बोल देते इसमें ऐसा ऑर्बिटल है
इसी वजह से, क्योंकि जब हमने देखा तो मुझे एक स्फेरिकल एरिया में वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन मिला, तो मैंने उस पूरे वॉल्यूम को मैंने क्या बोल दिया, एस ऑर्बिटल। बोलो इतनी बात क्लियर है? तो मैं क्या बोल सकता हूँ, द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज हाई। ठीक है, अभी कितनी हाई है वो भी हम आगे देख लेंगे। ठीक है बेटा, आगे हम देखेंगे ना 3D पी वगैरह सब देखेंगे। हाइड्रोजन की अभी नॉर्मली बात किया, हाइड्रोजन को समझ गए तो हम उनको बाकी तो समझ ही सकते हैं। ठीक है, बस एक बेसिक आइडिया लेना था कि ऑर्बिटल क्या होता है। ठीक है, हाइड्रोजन के केस में तो हमारा वो 1s में ही होता है ना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 1s की शेप तुम्हें पता स्फेरिकल होती है, वो तुम्हारी यहीं से आती है। ठीक है, 3D 4p वगैरह सब के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक समझ गए तो वहां पर हम इसको आगे बस एक्सटेंड कर देंगे। हाँ, ऑर्बिटल 3D होता है, ऑर्बिटल 3D, ऑर्बिट 2D होता है, ऑर्बिटल 3D होता है। बोलो समझ गए, बोलो। ठीक है, अब मैं कुछ मेरे को फील किया ना ऑर्बिटल होता क्या एक्चुअली में। ऑर्बिटल, वरना तुम डेफिनेशन बता दी, अब तुम फील कर पा रहे हो ना कैसे ऑर्बिटल हमने बनाया, ऑर्बिटल को क्या माना, कैसे टर्म आई, कैसे हमने उस किस चीज को बोला ऑर्बिटल। ठीक है, अब मैं कुछ वेव फंक्शन इक्वेशन के ना या वेव फंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बता देता हूँ। ठीक है, याद नहीं करने, फिर से बोल रहा हूँ, 2-3 तो पिछले ही रिपीट होंगे जो मैंने बोले थे। ठीक है, अब हमने उनको इकट्ठा लिख दिया बस एक बार, तो ध्यान रखना। ठीक है, अब मेरा क्या है, जो इलेक्ट्रॉन की है, इलेक्ट्रॉन जो एटम में प्रेजेंट है उसकी कुछ क्वांटाइज्ड वैल्यू हो सकती है एनर्जी की, जो वैल्यूज, जो हमें एनर्जी की वैल्यूज किसकी हेल्प से मिलते हैं, स्ट्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो ध्यान से सुनना, देखो स्ट्रोडिंगर वेव इक्वेशन है तो इक्वेशन ही ना। अगर हम किसी इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हमें कुछ सॉल्यूशन मिलता है, नहीं मिलता? मतलब जैसे हम एक्स वाई की इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक्स और वाई की वैल्यू मिलती है। तो वैसे ही जब मैं स्ट्रोडिंगर इक्वेशन को सोल्व करता हूँ ना, तो मुझे जो वैल्यूज एनर्जी की मिलती है, ठीक है, सोल्व करने पे वो वैल्यूज कुछ फिक्स वैल्यू आती है। ठीक है, क्वांटाइज्ड वैल्यू। बोलो समझ रहे हो? मतलब कि हमने स्ट्रोडिंगर इक्वेशन को सोल्व किया, वहां से मुझे एनर्जी कुछ फिक्स वैल्यूज मिली। ठीक है, वो क्वांटाइज्ड एनर्जी वैल्यूज है। बोलो इतनी बात क्लियर है? बोलो ये वैसे मैं बता चुका था, एक बार दोबारा इक्वेशन की हेल्प से बता दी। अगली बात क्या है, साइज स्क्वायर मुझे प्रोबेबिलिटी बताता है, ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ, इस बात के छोड़। ठीक है, अगला क्या है, अगर मुझे प्रिडिक्ट करना है वो स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन मुझे मिल सकता है, तो मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे साइज स्क्वायर निकाल देना है। ठीक है, और उसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। ठीक है, तो मतलब मेरा साइज स्क्वायर इनडायरेक्टली ऑर्बिटल को ही बताता है। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ठीक है, साइज स्क्वायर से प्रोबेबिलिटी मिलती है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो मेरा साई है ना वेव फंक्शन, वो ही तो मेरा ऑर्बिटल है। ठीक है, जो मेरा इलेक्ट्रॉन के बारे में डेंसिटी के बारे में बता पा रहा है, डेंसिटी दिया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी नहीं बता रहा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बता रहा है, कहां कहां हो सकता है। ठीक है, वो डेंसिटी बता रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, वेव फंक्शन को अगर मैं बोलना चाहूं तो ये मेरा ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करता है, ये मेरा एम्पलीट्यूड भी डिपेंड करता है, वो मतलब एम्पलीट्यूड भी डिफाइन करता है, और ये मेरा एटॉमिक ऑर्बिटल भी डिफाइन करता है। बोलो समझ रहे हो? मतलब नाम ध्यान रख लेना। ठीक है, एम्पलीट्यूड भी यही होता है, ऑर्बिटल अगर मैं बोलूं तो वेव फंक्शन ही मेरा ऑर्बिटल भी होता है। ठीक है, क्योंकि उसी ने तो मेरा वो स्पेस बनाया, इक्वेशन को सोल्व करने पे भी मुझे यही स्पेस मिलेगा, और मैंने जो स्नैप मतलब मैंने बर्स्ट शॉट लिया उससे भी मुझे यही स्पेस मिला। ठीक है, वो तो हमने प्रैक्टिकली कर लिया। अगर हम थ्योरेटिकल करेंगे तो स्ट्रेंजर वेव इक्वेशन से मुझे यही चीजें मिलती है। ठीक है, समझ गए? अब मुझे एक बात बताओ, तुम एक बात मुझे बता दो, क्या इलेक्ट्रॉन की एक ही वेव फंक्शन हो सकता है? बोलो इतना बता दो। नहीं, बहुत सारी इक्वेशन हो सकती है। तो जब इलेक्ट्रॉन के बहुत सारे वेव फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी बहुत सारी एनर्जी आ रही है। ठीक है, हर हर जगह पर इलेक्ट्रॉन की अलग एनर्जी है। अगर अलग एनर्जी है तो हर एक इलेक्ट्रॉन का हम क्या बोल सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेव फंक्शन होगा, क्योंकि मैंने बताया था हर एनर्जी से एसोसिएटेड एक वेव फंक्शन होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक एटम में बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल हो सकते हैं। समझ रहे हो? कल तुम्हारे क्वेश्चन में बच्चा पूछ रहा था कि सर यूरेनियम में कितने कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, ऐसा किसी ने बच्चे ने पूछा था, तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। समझ रहे हो? मतलब क्या हो गया, एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है, हमें नहीं पता कितने, ऑर्बिट्स भी इनफाइनाइट हो सकते हैं, ऑर्बिटल्स भी, मतलब कि बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो सकते हैं किसी भी एटम में। बोलो समझ रहे हो? ठीक है, बोलो समझ गए इतनी बात? हर बात को बस डीपली समझ गए ना? बोलो। ठीक है, अब एक बात आती है, ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, कोई एक बच्चे का नाम बता दो फटाफट। मान लो मुझे उसके घर जाना है, जल्दी बोलो किसके घर पहुंचू मैं, फटाफट बोलो। कोई बोल दो किसके घर हूँ। ठीक है, चलो रजनीश। ठीक है, रजनीश का सबसे पहले नाम आया। ठीक है, रजनीश के घर मेरे को जाना है। ठीक है, मान लो। ठीक है, मान लो रजनीश के घर जाना है मुझे। ठीक है, किसी के भी घर जाना है। ठीक है, कोई भी मान लो। ठीक है, अब मान लो मुझे इस बच्चे के घर जाना है। ठीक है, तो अब एक बात मुझे बताओ, अगर उसके उसके घर जाना है तो मुझे उसका क्या क्या एड्रेस पता होना चाहिए? बोलो।
अगर मुझे इसके घर जाना है, एड्रेस पता होना चाहिए। मान लो मुझे चिल्ड्रन डे का गिफ्ट दे के आना है उसको, ठीक है, या दिवाली का गिफ्ट दे के आना है, तो मुझे उसका एड्रेस पता होना चाहिए। बोलो हाँ या ना, ठीक है। अगर मुझे उसका एड्रेस पता होना चाहिए तो एड्रेस के बाद मुझे, ठीक है, सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि उसके घर का एड्रेस क्या है। उसके बाद मुझे ये भी पता होना चाहिए उसका फ्लोर नंबर क्या है, ठीक है। उसके बाद मुझे ये भी पता होना चाहिए उसका उसमें रूम नंबर कौन सा है, ठीक है। मान लो ऐसा हो जाए कि उसके रूम में 3 बेड है, ठीक है, मतलब वो 3 भाई है, ठीक है, 3 बेड है, और मान लो रजनीश को मुझे सरप्राइज गिफ्ट दे के आना है, ठीक है। तो मतलब मुझे उसके बेड पर कुछ रख के आना है, ठीक है, उसके बेड के ऊपर रख के आ जाऊंगा, सरप्राइज गिफ्ट है, भाई खुश हो जाए वो। तो इनडायरेक्टली मुझे ये भी बताना चाहिए उसका कौन सा बेड है। बोलो हाँ या ना। तो अगर मुझे रजनीश तक पहुंचना है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन मुझे क्या क्या पता होना चाहिए, उसका एड्रेस, ठीक है, हाउस नंबर पता होना चाहिए, वो कौन से फ्लोर पे रहता है, उसके बाद उस फ्लोर पे उसका रूम नंबर कौन सा है, उसके बाद रूम नंबर में उसका बेड कौन सा है, ताकि मैं उसके बेड के ऊपर गाजर का हलवा रख के आ पाऊँ, ठीक है, खुश हो जाएगा वो, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, मुझे अगर किसी ऐसे इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना है ना, इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है, तो जो मेरा ये ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है ना, ऑर्बिटल का वेव फंक्शन, ये मुझे इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मुझे सारी इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, ये धनराज दोस्त ही लग रहा है रजनीश का, उसे ज्यादा मजा आ रहा है उसका घर बताने में, ठीक है, नाम भी उसने लिया था, ठीक है। तो धनराज मेरा यहाँ पर क्या हो गया, वेव फंक्शन हो गया, वो मुझे सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है रजनीश के बारे में। रजनीश मेरा क्या इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, जो मेरा वेव फंक्शन होता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। और हम क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसकी हेल्प से उस इक्वेशन में से, ठीक है, इस साई की में से उसकी सारी वैल्यू को खींच सकते हैं। बोलो इतनी बात समझ रहे हो, ठीक है, मतलब रिलेट कर पा रहे हो, मतलब कि ये मेरा साई है, इसके पास सारी इंफॉर्मेशन है, अब मुझे इलेक्ट्रॉन के बारे में इसकी सारी वो निकलवानी है, ठीक है, इंफॉर्मेशन, तो मैं गुंडे लेके आऊंगा, वो गुंडे मेरे कौन है, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स इसको पकड़ेगी और इससे सारी इंफॉर्मेशन निकलवाएगी इलेक्ट्रॉन के बारे में, और मुझे इलेक्ट्रॉन के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बोलो समझिए, ठीक है। अब ये ध्यान से सुनना, अब ये जो मेरा हाउस नंबर है, ठीक है, ये मेरा क्या है, फ्लोर नंबर, ये मेरा क्या है, रूम नंबर, और उसके बाद अंदर क्या है, मेरा बेड नंबर, ठीक है। अब एक ध्यान से सुनना, जब मैं साई से जाके पूछता हूँ ना, साई से, साई को पास में गुंडे लेके गया, इलेक्ट्रॉन का पता बता, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ये मुझे क्या बता पाता है, ये मुझे 3 बातें बता पाता है, एक तो उसका ड्रेस, एक उसका फ्लोर कौन सा है, और एक उसका रूम कौन सा है। मतलब इसके पास 3 इंफॉर्मेशन होती है। ध्यान से सुनना, जो मेरी साई है ना, साई, उसके पास इलेक्ट्रॉन के बारे में 3 इंफॉर्मेशन है। वो क्या क्या है, एक तो उसका ड्रेस, जैसे रजनीश का ड्रेस, ठीक है, सेक्टर 9 है जैसे बता रहा है कोई बच्चा, ठीक है, और उसका हाउस नंबर भी इसी में आ गया। उसके बाद वो कौन से फ्लोर पे रहता है, ठीक है, वो बता देगा, और उसका रूम नंबर कौन सा वो बता देगा, लेकिन ये नहीं बता पाएगा उसका बेड का नंबर कौन सा, मतलब कौन सा बेड है उन तीनों में से, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, अगर मैं स्ट्रोडिंगर इक्वेशन को सोल्व करूंगा ना, स्ट्रोडिंगर इक्वेशन, तो वहां से मुझे 3 क्वांटम नंबर मिलेंगे, जो है मेरे n, l और m। इतनी बात सबको क्लियर है, इतनी बात सबको चमक दी, ठीक है। मैं सब कुछ अपने से रिलेट करके बता रहा हूँ, क्वांटम मैकेनिक्स तो अपने जैसी मान के चलो, सब समझ आ जाएगा। बोलो समझिए, बोलो। अब अगर मुझे उसका रूम नंबर भी बताना है ना, रूम नंबर, ठीक है, तो रूम नंबर बताना है ना, तो मेरा रूम नंबर का जो मेरे को डाटा है ना, वो मुझे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन नहीं देती, ठीक है, वो मुझे कहीं और से मिलता है, ठीक है, और वो 4th क्वांटम नंबर मेरा बन जाता है। मतलब टोटल मुझे 4 चाहिए थे, 3 तो मुझे श्रोडिंगर इक्वेशन ने दे दी, और एक मुझे कहीं और से मिले, वो जब हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो वो वहां पे बताऊंगा कि किसने दिया था। बोलो इतनी बात सब समझ गए, ठीक है। 4th क्वांटम नंबर है मेरा एस, और पहले 3 है मेरे एन, एल और एम। सब समझ गए, ठीक है, समझ समझ गए। अब तुम हमेशा कैसे रिलेट करके चलोगे, एन को किससे रिलेट करोगे बताओ, एन को किससे रिलेट करोगे, मेरा हाउस नंबर, ठीक है, मतलब कि मेरा हाउस नंबर एड्रेस मान लो, ठीक है, सेक्टर 9 हाउस नंबर 101 मान लो, कुछ भी, ठीक है, और मेरा क्या हो गया एन। एल को किससे रिलेट करके चलोगे, मेरा फ्लोर नंबर कौन सा है। एम को किससे करोगे, जल्दी बोलो, एम को किससे करोगे, जल्दी बोलो, तुम ही बोलोगे, एम को किससे रिलेट करोगे, बोलो, रूम नंबर से, ठीक है, और लास्ट में एस को किससे रिलेट करोगे, बेड नंबर, ठीक है। तो मैं बार बार ये वर्ड यूज करूंगा बीच में ताकि तुम रिलेट कर पाओ, तो याद रखना, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले क्वांटम नंबर्स क्या है, ये वो नंबर्स है जो चाहिए होते हैं मुझे इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन पता चलना है, ठीक है। बेटा अभी मैंने वहां नहीं, अभी मैंने एस समझाया ही नहीं, एस के बारे में तो मैंने आगे डिटेल में बताऊंगा, बस ध्यान रखो कि 4th क्वांटम नंबर है ना, वो श्रोडिंगर इक्वेशन से नहीं आया, वो कहीं और से आया है, ठीक है, उसके बारे में डिटेल में तो अभी हमने पढ़ना है।
ठीक है, बस ये फोर्थ क्वांटम नंबर है जिसका नाम होता है एस। ठीक है, अभी तो डिटेल में जाएंगे, अभी तो बस नाम ही आया है। ठीक है, अभी तो मिल थोड़ी लिए रजनीश से, अभी तो सब मिलने चलेंगे। ठीक है, अब ध्यान रखो क्वांटम नंबर्स क्या है, ये वो नंबर्स है जो मुझे इलेक्ट्रॉन की तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, मतलब जो मुझे रजनीश तक पहुंचा पाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को आज से हमारा इलेक्ट्रॉन मेरा रजनीश हो गया। ठीक है, फिक्स हो गया, अब रजनीश इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बहुत सिंपल है, वो बोहर ने ही दिया था। याद करो, अभी तक जो हम ऑर्बिट्स के वैल्यू निकालते आ रहे थे वो क्या था, वो इनडायरेक्टली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही था। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कुछ नहीं बताता, वो शेल नंबर बताता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुझे शेल का नंबर ही बताता है, मतलब तुम ये चीज पढ़ ही चुके हो। ठीक है, ये मेरा शेल का नंबर ही होता है। ठीक है, मतलब कि जो मुझे मेन एड्रेस है सेक्टर 9101 है जो, वो मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वो मुझे क्या बताएगा, उसका शेल नंबर। शेल नंबर मतलब क्या होगा, शेल नंबर मेरा एड्रेस के बराबर हो गया। बोलो, इतनी बात समझिए, बोलो। अब तुम बताओ, बोहर के एन की हेल्प से हमने क्या क्या निकाला था, हमने रेडियस भी निकाली थी, हमने एनर्जी भी निकाल ली थी। तो अगर मुझे एन पता है तो मुझे ये भी पता है। बोलो हाँ या ना, इतनी बात बताओ। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये मेरा साइज के बारे में बताता है, ठीक है, और एनर्जी के बारे में बताता है शेल की। ठीक है, समझ गए, शेल और ऑर्बिट एक ही बात है। ठीक है, इस बात पर ध्यान देना। ठीक है, ऑर्बिटल अलग है, शेल और ऑर्बिट दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, शेल का मतलब ऑर्बिट ही होता है एक तरह से। ठीक है, तो छोटी छोटी बातों को क्लियर ध्यान रखना। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब अगली बात क्या आती है, ये जो मेरा अच्छे से पता है, जो शेल अभी तक हम बात कर रहे थे उनकी वैल्यूज क्या आ रही थी, 1 हो सकती थी। वेलोसिटी भी बताता है, बाकी हमें अगर पोजीशन पता करनी है तो एनर्जी बताता तो सब कुछ ही है। ठीक है, वेलोसिटी भी बोल लो। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, तो इनकी वैल्यूज क्या होती है, हम इनका नाम क्या बोलते हैं। ठीक है, या तो मेरा हाउस नंबर क्या होता है 101, 102, 103 ऐसे होता है। तो वैसे ही इसकी जो वैल्यू, किसी के घर होता है क्या 9/4, हैरी पॉटर वाला होता है क्या तुम्हारा घर, हैरी पॉटर वाला ड्रेस होता है क्या तुम्हारा, प्लेटफॉर्म नंबर क्या होता था वो, प्लेटफॉर्म नंबर कौन सा था वो हैरी पॉटर में, 9/4 था, याद है, 9/11, हाँ 9/11। ठीक है, ये सब याद रहता है तुम्हें बेटा, अब ये भी याद रखना। ठीक है, तो वैसे ही ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, एड्रेस तुम्हें पता है तुम्हारा 101 होगा या 102, ऐसा तो नहीं है ना 101.1 तुम्हारा एड्रेस है, किसी का है क्या ऐसा, है तो मुझे भी बता दो। किसी का एड्रेस है आधा, 1.5, 2.5, 101, 1.25, 101.25, ऐसा किसी का एड्रेस होता है क्या, है किसी का। धनराज का ऐसा एड्रेस है बेटा, तुम दोनों कट्टर दुश्मन लग रहे हो, रजनीश और धनराज। ठीक है, बस एक दूसरे का नाम ले रहे हो, अपना नहीं ले रहे। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसकी जो वैल्यूज होगी ना वो इंटीग्रल वैल्यूज होगी। ठीक है, इंटीग्रल वैल्यूज होगी, वो इंटीग्रल वैल्यूज 1 हो सकती है, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, और 1 का नाम हमने के रखा हुआ है, 2 का नाम एल, 3 का नाम एम, और 4 का नाम एन। मतलब ये भी ध्यान रखना, नोटेशन होते हैं। ठीक है, ये निकनेम रखती है बस, 1 मतलब के एल एम एन, उससे आगे ओपी, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, के एल एम एन ओ पी डब्ल्यू ऐसे बस चलता रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, के एल एम एन तक की जरूरी होती है, बाकी तो आगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एन से आगे ले जाना। ठीक है, अब एक बात ध्यान ना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। अगर मुझे किसी भी ऑर्बिटल में, ठीक है, शेल नंबर पता है, तो मुझे उसके अंदर पता होगा कितने ऑर्बिटल्स है। ध्यान रखना, अगर मुझे किसी का भी शेल नंबर पता चल गया ना, शेल नंबर मान लो शेल नंबर है मेरा एन, तो उसमें ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, एन स्क्वायर। बोलो समझ रहे हो, बोलो इतनी बात समझ रहे हो। ठीक है, मतलब एक डायरेक्ट शॉर्टकट होता है, एग्जैक्ट मैंने पीरियोडिक में पढ़ाया ही था। ठीक है, तो वहां पर कैसे निकालते हैं, ठीक है, मतलब कि कंसेप्चुअली अगर हम शॉर्टकट में फॉर्मुला देखें तो एन का स्क्वायर कर दो, मेरे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर अब मैं तुमसे पूछ लूं, अगर मेरे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ गए, तो तुम्हें इतना तो आइडिया है ना, मतलब अब तो तुम्हें इतना तो पता ही होता है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, सस्पेंस वाली बात नहीं है तुम्हारे लिए। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो अगर एक शेल में एन स्क्वायर ऑर्बिटल्स है, तो मेरे टोटल उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2n स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, इतनी बात क्लियर है सबको। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, तो उस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2n स्क्वायर के बराबर, क्योंकि एक शेल, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो मुझे क्या करना है, बस उसका डबल कर देना है। ठीक है, जितने ऑर्बिटल्स उतने उसका डबल मेरे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। बोलो समझ गए। ठीक है, इसी को हम बोहर बरी रूल बोलते हैं। ठीक है, बोहर बरी रूल कुछ भी नहीं है, वो यही बताता है कि एक मेरे कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं एक शेल में, और कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यही मेरा बोहर बरी रूल है। ठीक है, बस नाम है, कुछ नाम में इतना लेना देना नहीं है। ठीक है, और तुम्हें अच्छे से पता है ना, जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती है, मेरा साइज और एनर्जी बढ़ती है, सबको पता है ना,
क्योंकि हमें पता है साइज तो बढ़ ही रहा है, ऑब्वियस सी बात है, रेडियस बढ़ रही है। तो एनर्जी भी तुम्हें पता है नेगेटिव से स्टार्ट होकर कम कम नेगेटिव होकर एंड में जाके जीरो हो जाती है, ठीक है। तो मेरी एनर्जी भी बढ़ रही है। तो ये मेरा सारा क्या हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब हम रजनीश के घर के बाहर पहुंच गए, ठीक है। अब हमें फ्लोर का पता करना है, ठीक है। चलो फ्लोर का पता करते हैं, कौन से फ्लोर पे रहता है रजनीश, ठीक है। तो अब ध्यान दो, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है जिसको हम एल से डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसको हम सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। डार्विन बेटा टेंशन ना लो, ठीक है। उन्होंने उनको भी उसके अंदर क्या, वो सिंपल पीरियोडिक चैप्टर होता है ना, ठीक है। तो वो रिकॉर्डेड से ही हुआ था, वैसे भी अलग से नहीं हुआ था, वो रिकॉर्डेड से ही हुआ था। पीरियोडिक सिंपल चैप्टर है ना, तो उसका रिकॉर्डेड का मैं तुम्हें लिंक भेज दूंगा, तो तुम उसको देख सकते हो कि उसके अंदर बेसिक्स ज्यादा चीजें होती है जो आगे यूज होती है, ठीक है। ऋषभ टेंशन ना लो, हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, किसी भी, अब एक बात बताओ, अब तुम्हें क्या पता चल चुके, बंदे का एड्रेस पता कर चुके, ठीक है। अब मुझे क्या पता करना है कि उस एड्रेस में कितने फ्लोर्स हैं, समझ रहे हो। मतलब कि अब मैं जाके यही देखूंगा ना कि ये मैं घर के बाहर पहुंच गया, देखता हूँ इसमें कितने फ्लोर्स हैं। बोलो इतनी बात समझ रहे हो, ठीक है। तो ये मेरा क्या बताता है, इट रिप्रेजेंट सब शेल विद इन अ शेल ऑफ एन एटम। मतलब ये क्या बताते हैं, ये एक शेल में कितनी सब शेल है, समझ रहे हो। मतलब कि एक घर में कितने फ्लोर्स है, वैसे एक शेल में कितनी सब शेल है, वो बताता है मेरा एजिमुथल क्वांटम नंबर। और याद रखना, ध्यान से सुनो, ये एजिमुथल क्वांटम नंबर मेरा सोमरफील्ड ने दिया था। याद है सोमरफील्ड का मैंने क्या बताया था, एलिप्टिकल मॉडल, याद है। एलिप्टिकल मॉडल सबको याद है, अभी मैं तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था एलिप्टिकल मॉडल, ठीक है। तो जो ये मेरा एलिप्टिकल मॉडल है, इसकी हेल्प से ही मैं फाइन लाइंस को हेल्प शो कर पाया था। जो मेरी फाइन लाइंस आई थी ना, वो मैं उसी की हेल्प से ही एक्सप्लेन कर पा रहा था, ये क्वांटम नंबर एल की वजह से, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बोला था इसकी डिटेल में नहीं जाना, मतलब ये एल ही रीजन है जिसकी वजह से मेरी फाइन लाइंस आती है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक शेल में, ठीक है, एक शेल में अगर मान लो आगे 3 सब शेल है, ठीक है, 3 सब शेल है, तो मेरी जो लाइंस आती है वो तो ट्रांजिशंस की वजह से आती है। तो मेरी एक तरह से खुद देख सकते हो ना, ट्रांजिशन बढ़ गई ना। तो मतलब क्या हो गया, एक लाइन के अंदर मेरी जो बाकी ट्रांजिशन है उनको मिलकर एक मेरी मोटी सी लाइन बन गई, ठीक है। थोड़ा बहुत आइडिया दिए, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, ठीक है। तो बस समझने के लिए, ठीक है। अब एक बात को ध्यान देना, ये मेरा ऑर्बिटल की शेप के बारे में भी बताता है, ध्यान से सुनना। ये मेरा इनडायरेक्टली ऑर्बिटल्स के शेप के बारे में बता देते हैं, ठीक है। जैसे मेरी एल की वैल्यू जब 0 आती है ना, ठीक है, तो मुझे इनडायरेक्टली पता चल जाता है कि मैं एस सब शेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जब 1 आती है तो 1 का मतलब होता है मैं पी सब शेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 2 आती है तो मैं बात कर रहा हूँ डी सब शेल की, ठीक है। और बात का ध्यान रखना, जो पी सब शेल होती है ना, पी सब शेल, पी सब शेल की जो शेप होती है, ठीक है, सब शेल की शेप नहीं, वैसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल की शेप है। ध्यान रखना, अगर मैं पी बोल रहा हूँ ना, पी सब शेल, जो पी सब शेल में सारे ऑर्बिटल्स होंगे ना वो डंबल शेप होते हैं। तो इनडायरेक्टली अगर मुझे एल की वैल्यू पता चली है तो मुझे ये पता चल गया डंबल शेप है। तो यही तो पता चला, ई डिटरमाइंस द शेप ऑफ ऑर्बिटल। मतलब जैसे अगर मैंने एल की वैल्यू 2 बोली तो तुम समझ गए मैं डी सब शेल की बात कर रहा हूँ। तो डी सब शेल में जो ऑर्बिटल होंगे उनकी सबकी शेप डंबल होगी। तो समझ पा रहे हो, मतलब मैं एल की वैल्यू से शेप के बारे में भी पता कर पा रहा हूँ। बोलो इतनी बात क्लियर है, बोलो इतनी बात क्लियर है कि हम इनकी हेल्प से कितनी इजीली एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, ठीक है। कई बच्चों का मेरे पे मैसेज आया था क्योंकि तुम्हारे कई क्वेश्चंस आते हैं जो इन्हीं पर बेस्ड होते हैं, ठीक है, क्वांटम नंबर्स पे, और तुम्हें अभी बेसिक्स ही नहीं पता होता, इसलिए बेसिक को क्लियर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है। जो मेरी एन की वैल्यू होती है, एन की वैल्यू, ठीक है, वो तो तुम्हें पता है अच्छे से, ठीक है। एन की वैल्यू तो इनफाइनाइट तक हो सकती है, 1 से स्टार्ट होगी और आगे तक इंफिनिटी तक जाएगी। लेकिन जो मेरी एल की वैल्यू होती है, एल की वैल्यू, वो मेरी 0 से स्टार्ट होती है और n-1 तक जाती है। इस बात पर ध्यान रखना, मतलब कि n और l कभी बराबर नहीं हो सकते। ऐसा मान के सकते हो कि n क्या है, पिताश्री, l क्या है, बच्चा। और ये तुम्हें अच्छे से पता है कि बेटा कभी भी पापा के बराबर नहीं हो सकता। ऑब्वियस सी बात है, डायलॉग होता है ना, बाप बाप ही होता है, ठीक है। तो वैसे ही वही बात मान के चलो, एन क्या बड़ा, ठीक है, शेल है वो, सब शेल हमेशा उसकी वैल्यू एन से छोटी ही आएगी। बोलो इतनी बात समझ रहे हो, इतनी बात समझ गई। वो डायलॉग याद है ना, बाप बाप ही होता है, ठीक है। अब ध्यान रखो, देखो अगर मेरी एन की वैल्यू 1 है तो मुझे बताओ एल की वैल्यू क्या हो सकती है। 0 से स्टार्ट करो और n-1 तक ले जाओ। अगर एन की वैल्यू 1 है तो एल की वैल्यू क्या हो सकती है, 0। उसके बाद अगर 1 लाओगे तो भाई बेटा और बाप बराबर, और वो तो हो नहीं सकता।
तो मेरी एल की वैल्यू, अगर एक शेल में एल की वैल्यू बस 0 ही होती है, मतलब फर्स्ट शेल में बस एक ही सब शेल होती है। मतलब एक तरह से क्या हो गया कि अगर मैं फर्स्ट शेल में हूँ, ठीक है, तो उसके अंदर एक ही फ्लोर बना हुआ है, वो भी उसका नाम क्या है मेरा, एस सब शेल, ठीक है। एल की वैल्यू जब भी 0 होगी वो एस सब शेल होगा। अगले पे चलते हैं। अगर एन की वैल्यू मेरी क्या आ जाए 2, तो अगर एन की वैल्यू 2 है तो एल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तुम बताओ क्या क्या हो सकती है। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 तो नहीं हो सकती। 2 में क्या हो जाएगा, वहां पर लड़ाई हो जाएगी, ठीक है। तो अगर 0 एल की वैल्यू आ गई तो मतलब एस सब शेल, 1 आ गई तो पी सब शेल। मतलब क्या हो गया, मेरी सेकंड शेल में 2 ही सब शेल होती है, एस सब शेल और पी सब शेल। बोलो इतनी बात क्लियर है। अब 3 में आ जाओ। 3 में कौन कौन हो सकते हैं, 0 1 2, ठीक है। एस ये पी हो जाएगा और ये मेरा 2 डी होता है, ठीक है। मतलब एल की वैल्यू अगर 2 हो तो डी होता है। तो इनडायरेक्टली क्या हो गया, थर्ड शेल में मेरे 3 ही फ्लोर हो सकते हैं। वो 3 फ्लोर कौन कौन से, वो मेरे 3 फ्लोर है एस पी और डी सब शेल। बोलो इतनी बात समझ रहे हो। अगर एन की वैल्यू 4 हो जाए तो कौन कौन से वैल्यू पॉसिबल है, जल्दी बोलो। एन की वैल्यू 4 हो जाए तो कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है, ये बता दो। कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है, 0 1 2 3। और नाम क्या हो जाएगा, 0 वाले का एस, 1 वाले का पी, 2 वाले का डी और 3 वाले का एफ, ठीक है। अगर एन की वैल्यू 5 हो जाए तो एक और ऐड कौन सा हो जाता है, पूरा ना बताओ, लास्ट में ऐड कौन होता है एफ के बाद, एफ के बाद ऐड कौन होता है, जी, जी के बाद एच, एच के बाद आई, फिर आगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलते हैं, ठीक है। समझ गए। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, जो इसमें क्वेश्चन आता है ना, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सिंपल होता है, लेकिन पता नहीं क्यों दे देते हैं। अगर मुझे किसी के भी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकालनी है, किसी भी ऑर्बिट के एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू निकालनी है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, h/2 अंडर रूट एल एल प्लस 1। ध्यान रखना, इसमें एल की वैल्यू पुट करो, तुम्हारी डायरेक्ट ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट के एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे हो। मतलब मान लो मुझे एस ऑर्बिटल की एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो एल की वैल्यू 0 पुट कर दो, 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं एस की वैल्यू, अगर पी की निकालनी है तो एल की वैल्यू 1 पुट कर दो, डी की निकालनी है एल की वैल्यू 2 पुट कर दो। बोलो समझ रहे हो, बोलो हाँ या ना। समझ गए सब, बोलो सबको क्लियर है, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अगली बात क्या आती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। अब हमें रजनीश का फ्लोर भी पता चल गया, ठीक है। अब हमें पता चल गया वो कौन से फ्लोर पे रहता है, ठीक है। अब हम पता करेंगे वो कौन से रूम में रहता है, ठीक है। अब हम उसका रूम पता करेंगे, फिर उसको पकड़ के भूत मारेंगे, ठीक है। तो ध्यान दो, तो तीसरा क्वांटम नंबर है वो मेरा क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, ठीक है। और ये जीमैन ने दिया था, याद करो, जीमैन मेरा कौन सा इफेक्ट था, मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से जब मैं लाइंस की स्प्लिटिंग करता हूँ, वही जीमैन इफेक्ट था ना। याद ऐसे भी कर सकते हो, देखो जीमैन, जीमैन में मेरा क्या आ रहा है, मैन, मैन से मैग्नेटिक, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जीमैन, जीमैन से मेरा मैग्नेटिक नाम ही बन रहा है, ठीक है। तो मेरा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से, ठीक है। अब ये मुझे पता क्या बताता है, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब मुझे ये पता चल गया वो कौन से फ्लोर पे रहता है, ठीक है। अब मुझे पता करना है कि उसकी ओरिएंटेशन क्या है, मतलब कि उस रूम में, उसका रूम ऐसे वाला है या उसका रूम ऐसे वाला है, ठीक है, या उसका रूम ऐसा बना हुआ, कैसा बना हुआ, मतलब कि उसके रूम की ओरिएंटेशन क्या है। समझ रहे हो। मतलब कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में बात करूं, तो इलेक्ट्रॉन का मुझे पता करना है कि उसकी ओरिएंटेशन क्या है, वो एक्स एक्सिस के लोग है, वो वाई एक्सिस के लोग है, या वो जेड एक्सिस के लोग है। समझ रहे हो, 3 एक्सिस होते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से एक्सिस के लोग हैं, वो मुझे पता चलता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। मतलब क्या हो गया, इट रिप्रेजेंट्स द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन 3D स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। मतलब ये इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन बताता है कि एक्स एक्सिस के लोग हैं, ये वाई एक्सिस के लोग हैं, या ये जेड एक्सिस के लोग हैं। तो ये मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उसकी ओरिएंटेशन बताता है, ठीक है। अब बात आती है कि हर एक जो मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आएगा ना, हर एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के रिगार्डिंग एक ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। मतलब क्या हो गया, जैसे मैं, रूम नंबर मेरा 1 है, रूम नंबर 101, तो रूम नंबर 102, तो मतलब क्या हो गया, इसके अलोंग मेरा एक रूम होगा, इसके अलोंग मेरा एक रूम होगा। वैसे ही हर एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के रिगार्डिंग एक ऑर्बिटल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब मतलब इनडायरेक्टली अब हम रूम में घुसने वाले हैं रजनीश के, ठीक है, बस हम रूम में एंट्री मार चुके हैं, ठीक है। तो मुझे उसके ऑर्बिटल का पता चल जाएगा, ठीक है। अब बात आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी सब शेल में, ठीक है। अब हम एक फ्लोर पे आ चुके हैं ना, उस फ्लोर पे कितने रूम्स हैं, या उस सब शेल में मेरे कितने एम की वैल्यूज आएगी। ऑब्वियस ही बात है, जितनी एम की वैल्यू, मान लो
एक बात बताओ, अगर मेरे पास रूम की वैल्यू 3 आ रही है, मतलब रूम नंबर मेरे 3 है, तो इनडायरेक्टली मेरे 3 ही रूम होंगे ना, बोलो हाँ या ना। अगर मैं बोल रहा हूँ मेरे फ्लोर पर 101 है, 102, 103, तो तुम इससे ये तो बता सकते हो ना कि मेरे उस फ्लोर पे 3 रूम होंगे। तो मतलब वैसे ही जितनी मेरी m की वैल्यूज होंगी उतनी मेरे ऑर्बिटल्स होंगे, तो मतलब दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन अ सबशेल। ठीक है, मतलब क्या हो गया, कितने मेरे ऑर्बिटल्स एक सबशेल में प्रेजेंट है। या इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरी एक फ्लोर पे, मतलब एक एल मतलब फ्लोर हो गया ना, कितने मेरे टोटल एम की वैल्यूज हो सकती है। तो दोनों बात एक ही है ना, बोलो हाँ या ना। मैं अगर नंबर्स के टर्म में बात करूं, चाहे मैं रूम्स के टर्म में बात करूं, बात एक ही है। तो मेरी टोटल वैल्यूज एम की कितनी आती है, 2l+1। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पर बेस्ड पीरियोडिक में भी बहुत क्वेश्चन होते हैं। ये तो ध्यान रखना, टोटल m की वैल्यूज 2l+1 के इक्वल होती है। ठीक है, अब एग्जांपल देखो। ठीक है, अगर मैं एस सब शेल की बात करता हूँ, एस सब शेल, ठीक है, एस सब शेल की अगर मैं बात करता हूँ, तो मुझे तुम ये बता दो, एस सब शेल की में एल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, बोलो हाँ या ना। अगर एल की वैल्यू 0 है तो टोटल एम की वैल्यूज कितनी हो सकती है, एल की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दो, टोटल एल की वैल्यूज कितनी, एम की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1। ठीक है, और वो 1 की वैल्यू क्या होगी, वो एक रूम है, अब मुझे उसका पता करना है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान रखना, m की वैल्यू की जो रेंज होती है ना, वो -l से +l होती है। ठीक है, सबसे देखो, सबसे पहले हमने n निकाला, n से हमने क्या लिखा, l की वैल्यू 0 से n-1 तक जा सकती है। ठीक है, अब हमने l की l से m निकाला, m की वैल्यू -l से +l जा सकती है। वो लोग समझ रहे हो। ठीक है, यहाँ पर मैं दोबारा शॉर्टकट में मतलब बता दिया, l की वैल्यू 0 से -n-1 और ये -l से +l। तो अब l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू 1 आएगी, और वो एक वैल्यू क्या है, 0 ही, क्योंकि -0 तो कुछ होता ही नहीं। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, एक ही ऑर्बिटल प्रेजेंट है एस सब शेल में, तो वो मेरा क्या हो गया, एस ऑर्बिटल। ठीक है, अगर मैं पी सब शेल की बात करूं, एल की वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, एल की वैल्यू 1 पुट कर दो, 3। मतलब क्या हो गया, 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, तो वो 3 ऑर्बिटल्स कौन कौन से हैं, -l मतलब क्या हो गया, -1, फिर 0 आएगा बीच में, फिर +l तक, +l, तो 3 हो गए। लो, -1 0 +1, याद करो, इतना तुम्हें पता है ना, 0 1, यही मेरी m की 3 वैल्यूज होती है पी सबशेल में। डी की अगर मैं बात करूंगा तो टोटल कितने हो सकते हैं, बताओ, डी में मेरे कितने हो सकते हैं, डी में मेरे कितने वैल्यूज आएंगे, डी में मेरी कितनी वैल्यूज आएगी, 2l+1 में पुट करो, कितनी आ रही है, 5 आएगी, ऑब्वियस सी बात है। और वो 5 वैल्यूज कौन कौन सी है, -2 से, मतलब -l से, -2, फिर -1, फिर 0, मतलब 1 1 का गैप लेते रहो, फिर +1, फिर +2। ठीक है, इससे आगे तो जा ही नहीं सकते, तो मतलब क्या होगा, मेरी 5 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, एफ में बता दो कितनी वैल्यूज आएगी, एफ में कितनी वैल्यूज आएंगी, एफ में कितनी वैल्यूज आएंगी, तो एफ में कितनी आएंगी, 7। बेटा 14 क्यों बोली जा रहे हो रजनीश, इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी पूछ रहा हूं मैं ऑर्बिटल्स पूछ रहा हूं, आप डबल बताई जा रहे हो हर चीज का आंसर। ठीक है, अब ध्यान रखना, इनके कुछ नाम होते हैं, ठीक है, रूम नंबर के नाम रखे हुए, जैसे तुम्हारे बैचेस का नाम रखा हुआ ना, डार्विन, ठीक है, सारा भाई, ठीक है, वैसे ही इनके नाम रखे हुए। ठीक है, px py pz। अब ध्यान रखना, कोई ये नहीं बोलेगा कि px के लिए हमेशा मैं -1 दूंगा, py के लिए हमेशा +1 दूंगा, pz के लिए हमेशा 0। ये कुछ भी वैल्यूज हो सकते हैं इनकी, ध्यान रखना। ठीक है, कोई भी ये नहीं बोल सकता कि इनकी वैल्यू फिक्स है, लेकिन हाँ, हम जनरली pz के लिए 0 ले लेते हैं, जनरली बोल रहा हूं, मतलब कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है हम, लेकिन pz के लिए 0 बोल देते हैं, और इन दोनों में किसी को भी +-1 दे देते हैं। ठीक है, किसी को भी प्लस, किसी को भी माइनस। ठीक है, कोई फास्ट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसको यही वैल्यू देनी है। ठीक है, वैसे डी में मेरी 5 वैल्यूज आई है, डी में 5 वैल्यूज आई है, तो ध्यान रखना, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और ये 5 ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं, dxy, dyz, dzx, dx² - y² और dz²। तो इनको बताने की इतना जरूरत तो नहीं है, सबको पता ही है। ठीक है, इतना तुम्हें पता ही होता है, 5 होते हैं, उनके नाम पता ही है। ठीक है, लेकिन ये बात का ध्यान रखना, ये कोई बोलेगा नहीं कि मैं इसको +1 दूंगा, इसको -1, इसको 0, अपनी मर्जी से कुछ फिक्स नहीं होता, सब रैंडम होता है। किसी को भी हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, बस हमने एक बना रखा होता है, मतलब ये किसी ने वो नहीं कर रखा, हम बस जनरली मान लेते हैं। ठीक है, तो हम dx² और dz² इनको हम 0 2 दे देते हैं। ठीक है, और तीनों को, ठीक है, इन तीनों को हम नहीं, ठीक है, इन तीनों को हम क्या देते हैं, -1 0
ठीक है, और -2 ऐसा कुछ होता है, ठीक है। बाकी इतना फिक्स है नहीं, तो इतना जरूरत नहीं है जानने की। dz² को हम जनरली +2 दे देते हैं, बस इतना ध्यान रख लेना, ठीक है। तो कोई भी अगर बोल दे कि dz² में m की वैल्यू क्या होती है, तुम क्या बोलोगे, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ठीक है। फिक्स वैल्यू छोड़ो, कुछ होती ही नहीं है वैसे, ठीक है, समझ गए, बोलो। पेपर को डिस्कस करेंगे, ठीक है, अगर मैं तुमसे ये पूछ लूं, ध्यान से सुनो, अगर मैं तुमसे पूछ लूं, ये मेरा मान लो क्लोरीन का p सब शेल है, क्लोरीन का p सब शेल है, तो मुझे यहाँ पर m की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो बताओ m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ बताना। ये p सब शेल है ना, p सब शेल में मेरी m की वैल्यू क्या क्या होती है, p सब शेल में मेरी m की वैल्यू क्या क्या होती है, क्लोरीन में p आता है ना यहाँ, 0, -1 और +1। तो मतलब यहाँ पर कोई ये नहीं बोलेगा कि मेरा इलेक्ट्रॉन pz में है, अपनी मर्जी से बना देना, या कोई बोल दे ये मेरा इलेक्ट्रॉन px में है, या हम कुछ भी नहीं बता सकते पीस बाय। तो हम हमेशा मतलब किसी में भी हो सकता है इन तीनों में, ठीक है। ये वाली बात का ध्यान रखना, कोई ये फिक्स वैल्यूज नहीं होती कि इलेक्ट्रॉन में किसी में भी हो सकता है, पी वाई में भी, पीजेड में भी और पीएक्स में भी। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमारा जो ये पीएक्स ही होगा, ये मेरा पी वाई होगा, ये मेरा पीजेड होगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सबको। अब ध्यान से सुनो, अब मेरा स्पिन क्वांटम नंबर है, ठीक है। जो मेरा स्पिन क्वांटम नंबर है, याद करो मैं तुम्हें क्या बताया था, इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व करके नहीं मिला, सबको पता है ना, ये कहीं और से आया, विरासत से मिला, उनको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने नहीं दिया। और ये गोल्डस्मिथ और उलनबैक ऐसे नाम था किसी का, ठीक है, उन साइंटिस्ट ने दिया था, नाम याद नहीं रखने, बस ध्यान रखना ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं आया। कोई अगर बोले श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से मेरे कितने मिले थे, क्वांटम नंबर 3 मिले थे, ठीक है, बाकी यूज कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है, समझ गए, बोलो बोलो, समझ गए, बोलो आया। ठीक है, अब ध्यान रखना, अगर तुमसे, ठीक है, अगर तुमसे मैं एक चीज पूछूं कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता करने में मुझे कितने क्वांटम नंबर चाहिए, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, जल्दी बोलो, आंसर क्या होगा, 4, ठीक है। क्योंकि बच्चे पता क्या करते हैं, मैंने बहुतों को देखा है, उनको लगता है स्पिन क्वांटम नंबर तो बस स्पिन के बारे में बताता है, तो हमारे 3 क्वांटम नंबर ही है जो उसकी पोजीशन बता रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पिन क्वांटम नंबर भी इनडायरेक्टली उसका एड्रेस ही बता रहे हैं, तो ये गलती मत कर देना। मैंने बहुत बच्चों को देखा है, वो अपना माइंड ज्यादा चलाने लग जाते हैं, उनको लगता है तो स्पिन बता रहे हैं, एड्रेस थोड़ी बता रहा है, तो स्पिन तो एड्रेस में आता नहीं है, तो भाई हम 3 ही मानेंगे, एल, एन, एल और एम, बस एस नहीं बताएगा, तो ये गलती मत कर देना, ठीक है, समझ रहे हो। तो अगर वो पूछे कितने बताते, तुम्हें 4 ही आंसर देना, स्पिन क्वांटम नंबर भी उसी का ही पार्ट, ठीक है। अब बात आती है, ये बताता है क्या मेरा, ये स्पिन के बारे में बताता है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है स्पिन के बारे में बताएगा, ठीक है। अब ध्यान रखना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, ध्यान से सुनो, एक इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर चार्ज पार्टिकल है तो जब वो घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करेगा तो एक मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट करेगा, ठीक है, उससे मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, वो जो होती है वो क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज। वो ध्यान रखना, हम देसी भाषा में बोल देते हैं कि स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन बता रहे हैं, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इनडायरेक्टली वो उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन के बारे में बताता है, ठीक है, देसी भाषा के लिए सही है। एग्जाम में अगर कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट वाला अगर कोई ऑप्शन दे दे कि ये उसका स्पिन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमने के बारे में बता रहा है, तो वो देसी भाषा के लिए सही है, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन बताते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसकी जो स्पिन होती है इलेक्ट्रॉन की जब वो घूम रहा है, वो एक मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट करती है, ठीक है, जो कि क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। बोलो इतनी बात समझ रहे हो, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, ठीक है, तो हम जनरली 1/2 ले लेते हैं, ठीक है, ये हमने जनरली फिक्स मान ही रखा है, ठीक है, लगभग सब यही मानते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्लॉकवाइज के लिए हम +½ ले लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज के लिए -½ ले लेते हैं, लेकिन ये भी कोई फिक्स नहीं है, लेकिन हम ले लेते हैं, कोई ऐसा डरने वाली बात नहीं है, ये फिक्स ही होता है, ठीक है। अब अगर हम माने स्पिन के लिए हम जनरली यही मानते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें बता ही रखा है, एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तुम्हें सबको पता है ना, और वो भी अपोजिट स्पिन के होने चाहिए, एक ऐसा एक ऐसा, समझ, दोनों एक ही स्पिन के नहीं रह सकते। अब तुम बताओ, अगर मैं तुम्हें एक बेड पे दोनों बंदों को कहूँ सो, तो तुम बताओ, अगर तुम दोनों एक ही तरफ मुंह करके सोओगे, मान लो तुम 2 दोस्त मिले, रजनीश और, ठीक है, कौन था साथ में, कौन था, रजनीश और धनराज, ठीक है, ये दोनों को मैं कहूँ भाई तुम दोनों भाई बहुत दिन बाद मिलो, तुमने सोचा आज हम इकट्ठे रहेंगे, तो तुम बताओ, अगर मैं तुम्हें एक दीवान पर, ठीक है, सिंगल बेड पर दोनों बेड सो रहे हो, तो तुम बताओ, अगर तुम दोनों का फेस एक तरफ होगा और अगर तुम्हारा फेस अपोजिट तरफ होगा, तुम ज्यादा कंफर्टेबल कब होगे, जगह तुम्हें स्पेस ज्यादा कब मिलेगा, इतना बता दो, ठीक है।
कैसे बनेगा? ऑब्वियस ही बात है, याद करो हम बचपन में भी यही करते थे ना कि हम अपोजिट फेस करके सोते थे, क्योंकि हमें ज्यादा स्पेस मिल पाती थी, हम मजे से रह पाते थे। तो इलेक्ट्रॉन भी हमेशा अपोजिट स्पिन में ही रहता है, ठीक है। अगर एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। और एक करण ऑर्बिटल सर, में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। बोलो समझ गए? बोलो हाँ या ना। करण सर, बस 2 मिनट की बात बची, ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझे किसी का भी एंगुलर मोमेंटम निकालना है जो मेरा स्पिन की वजह से मिल रहा है, समझ रहे हो, मतलब कि मैं एक्सिस पे स्पिन कर रहा हूँ, उसकी वजह से जो मुझे मिल रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? h/2π√s s+1। टाइम हो गया, ठीक है, बाकी अगली क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे।